तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रिकल खजाना में। तो फ्रेंड, आज है हमारा मशीन का लेक्चर, डीसी मशीन का लेक्चर नंबर 2, जो सब्जेक्ट है एक्टिव फोर्थ सेमेस्टर फॉर इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपसे कुछ समझाते हैं और चीज़ों को क्लियर करते हैं। तो फ्रेंड, बताना चाहूँगा, इससे पहले मैंने मशीन पे ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया हूँ एक पार्ट का। तो उसमें यहाँ तक आए थे कि आर्मेचर रिएक्शन तक, उसके बाद बोला था कि अपने नेक्स्ट वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आर्मेचर रिएक्शन। तो पहले बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, आर्मेचर रिएक्शन होता क्या है। तो देखिए, मेन फील्ड पर आर्मेचर फील्ड का जो प्रभाव पड़ता है या फिर जो इफेक्ट पड़ता है, उसको अपने लोग बोलते हैं आर्मेचर इफेक्ट, ठीक है, या फिर उसको आर्मेचर रिएक्शन भी आप बोल सकते हैं। तो आप सबके सामने है आर्मेचर रिएक्शन और आर्मेचर नो लोड कंडीशन। तो आर्मेचर रिएक्शन ये नो लोड की कंडीशन पे है, मतलब यहाँ पे कोई लोड नहीं दिया गया है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, ये आप सबका मोटर या फिर योक, पोल और आर्मेचर और ब्रश और यहाँ पे जीएनए या फिर ब्रूस एक्सिस लगे हुए हैं। तो चलिए एक एक चीज़ों को, छोटी छोटी बड़ी बड़ी चीज़ों को क्लियर करते हैं। मतलब आप सबको बताते हैं कि जीएनए क्या होता है, एमएनए क्या होता है, लोड के बढ़ाने घटाने क्या मतलब क्या फ़र्क पड़ता है आर्मेचर रिएक्शन पर। आर्मेचर रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, जैसे कि डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट क्या होता है, इसको कम कैसे करेंगे, कंपनसेटेड वाइंडिंग जो हम यूज़ करते हैं कम करने के लिए, उसका क्या मेथड है, वो कितने टाइप्स किया जाता है, और कम्यूटेशन होने से कम्यूटेशन को कम करने के क्या क्या टाइप्स हैं। तो सारा चीज़ डिस्कस करने वाले हैं अपने इस वीडियो में, ठीक है। वीडियो को पूरा लास्ट तक सीन कीजिएगा, थोड़ी सी पेशेंस और मेरे पर विश्वास रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा फ्रेंड, क्योंकि बहुत लोग होता है कि वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं भी मोटिवेट रह सकूँ और आपके लिए ऐसे मेहनत कंटिन्यू करता रहूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द एक्सिस पासिंग थ्रू बसेस ब्रूसेस इज कॉल्ड ब्रूस एक्सिस। तो ऐसी एक्सिस जो आप ये देख रहे हैं, जो दिखाई आपको दे रहा है, ये ब्रूस है, ठीक है। ऐसा एक्सिस जो ब्रूस से होकर के पास करता है, उसको अपने लोग बोलते हैं ब्रूस एक्सिस। अब बात कर लेते हैं जीएनए का। तो ये वर्ड जीएनए एमएनए आर्मेचर रिएक्शन बहुत फेमस है। तो जीएनए का जो पूरा नेम होता है जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस, ये पूरा इसका नेम होता है। जीएनए देखिए, द एक्सिस पासिंग इन बिटवीन द मेन फील्ड पोल इज कॉल्ड जियोमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस। तो यह एक द एक्सिस पासिंग इन बिटवीन द मेन फील्ड पोल, ऐसा एक्सिस जो ये दो मेन फील्ड पोल आप देख रहे हैं एन एस, इसके बीचों बीच में जो पास करे उसको कहेंगे जीएनए। देखिए, द एक्सिस पासिंग इन बिटवीन द मेन फील्ड पोल इज कॉल्ड जियोमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस। ऐसा एक्सिस जो दोनों मेन फील्ड पोल के बीचों बीच पार करे उसको कहते हैं जियोमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस, ठीक। जीएनए डिपेंड अपॉन डिजाइन। जीएनए आप सभी के मोटर या फिर जनरेटर के डिजाइन पे डिपेंड करता है, ठीक। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो दो मेन पोल हैं और यहाँ है, इसलिए जीएनए इन दोनों के बीचों बीच में यहाँ होगा। बाकी इसमें आप देख सकते हैं साइड में थे, इसलिए जो आपका जीएनए गया है यह ऊपर से गया है, ठीक फ्रेंड्स। तो चलिए, उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। The direction of induced EMF can be determined by the use of Fleming right hand rule। तो जो मोटर के घूमने की दिशा है ना, उसको हम लोग फ्लेमिंग के राइट हैंड के रूल के हिसाब से निकालते हैं। इंड्यूस ईएमएफ होने के बावजूद भी प्रेरित धारा तभी बनेगी जब परिपथ क्लोज्ड होगा, ठीक है। आगे देखिए आप लोग, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ प्राइम मूवर इज क्लॉकवाइज। जो आप सभी का जनरेटर में प्राइम मूवर होता है, उसका जो रोटेशन की दिशा होती है वो क्लॉकवाइज हमेशा होती है, ठीक। इट इज़ वेरी क्लियर दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ का होगा वो हमेशा क्रॉस से डॉट की तरफ होगा, ठीक। हियर इन द डीसी जनरेटर देयर इज डायनामिकली इंड्यूस ईएमएफ। जहाँ पे डीसी जनरेटर होता है वहाँ पे डायनामिकली इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। आर्मेचर ऑन नो लोड। तो आर्मेचर रिएक्शन बता रहे हैं हम नो लोड के कंडीशन में, ठीक है। पर उससे पहले एमएनए के बारे में आप लोग जान लीजिए। अभी तो आपने जीएनए समझ चुके होंगे कि दो मेन फील्ड पोल के बीच में जो एक्सिस जाती है उसको जीएनए मतलब जियोमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं। और एमएनए का मतलब देखिए, एमएनए न्यूट्रल एक्सिस, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। एमएनए की जो पूरा नेम होता है वो होता है मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, एमएनए। दिस इज एक्सिस विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर द रिजल्टेंट फ्लक्स। एमएनए एक ऐसा एक्सिस है जो हमेशा रिजल्टेंट फ्लक्स के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। समझ में आएगा नहीं फ्रेंड्स। एमएनए
दिस इज द एक्सिस विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रिजल्टेंट फ्लक्स, या फिर इसी को आप बता सकते हैं। और मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस इज दैट एक्सिस at which conductor laying on that axis there is no any induced EMF on it। ठीक है, तो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस MNA यह एक ऐसा एक्सिस होता है, अगर इसके ऊपर कंडक्टर को हम बिछाते हैं या फिर ले जाते हैं इसके जस्ट ऊपर से, तो वहाँ पे कोई इंड्यूस EMF प्रोड्यूस नहीं होता है। देयर इज नो एनी इंड्यूस EMF ऑन इट। ठीक, आगे आइए। इट इज़ वेरी क्लियर दैट एट नो लोड कंडीशन MNA एंड GNA कोइंसाइड विथ ईच अदर। तो इससे ये क्लियर होता है कि नो लोड की कंडीशन में MNA GNA एक दूसरे के ऊपर होते हैं, मतलब एकदम कोइंसाइड होते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए। एंड एट नो लोड कंडीशन द MNA GNA बराबर ब्रूस एक्सिस, मतलब नो लोड की कंडीशन में जो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस और जियोमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस और ब्रूस एक्सिस तीनों सेम होते हैं, मतलब तीनों एक दूसरे के ऊपर होते हैं। किस कंडीशन में? एट नो लोड की कंडीशन में। ठीक, दे आर लाइज ऑन ईच अदर, सभी एक दूसरे के ऊपर लाइज होते हैं, विषय होते हैं। ठीक, सिंस द कंडक्टर लाइज ऑन द MNA there is no induced EMF in it, hence if the bruises are placed on MNA then there is less sparking across the commutator and bruise segment। ठीक, अगर हम कंडक्टर को MNA के ऊपर ले जाते हैं फिर लाइज करते हैं तो वहाँ पे कोई EMF इंड्यूस नहीं होता है। ठीक है, तो EMF जब इंड्यूस नहीं होता है तो उसके कारण वहाँ पे आप सभी का स्पार्किंग कम होती है और कम्यूटेशन अच्छा होता है ब्रश सेगमेंट पे। ठीक, आगे देखिए। दैट्स वाई ड्यू टू दिस रीजन ब्रूस आर ऑलवेज प्लेस्ड ऑन MNA, इसीलिए ब्रूस को हमेशा MNA के ऊपर रखा जाता है। इसी रीजन से, मतलब रीजन समझ में आएगा नहीं, जब आप सभी का MNA ब्रूस एक्सिस पे होता है तो वहाँ पे इंड्यूस EMF की वैल्यू 0 होती है, जिसके कारण वहाँ ब्रूस पे स्पार्किंग नहीं होता है और कम्यूटेशन अच्छा होता है। इसीलिए हम लोग हमेशा जो ब्रूस एक्सिस होती है या फिर ब्रूस होता है उसको हमेशा MNA के ऊपर बनाने की या फिर रखने की कोशिश करते हैं, ताकि आप सबका स्पार्किंग ना हो और कम्यूटेशन अच्छा हो। आगे देखिए। आर्मेचर ऑन लोड। अब आर्मेचर रिएक्शन हम लोड की कंडीशन में बता रहे हैं। अभी तक तो आपने देखा नो लोड की कंडीशन में, अब हम बताने जा रहे हैं लोड की कंडीशन। ठीक, अब देखिए, ये है N, ये है S, ये है आर्मेचर, और यहाँ जो क्रॉस है, क्रॉस मतलब यहाँ से कंडक्टर जाती है और डॉट मतलब कंडक्टर का जो वाइंडिंग है इस प्रकार है कि डॉट से करंट कंडक्टर बाहर आती है। इस डायग्राम को आप लोग बना लीजिए और चीज़ों को आप चलिए समझाते हैं कि जो मेन फील्ड फ्लक्स है ना वो हमेशा N से S की तरफ जाएगी। आप सभी जानते होंगे परमानेंट मैग्नेट की प्रॉपर्टी है, उसका जो फील्ड होता है वो हमेशा N से S की तरफ जाती है। और यहाँ पे आप जब देखेंगे ये जहाँ से करंट जा रही है और ये फ्लेमिंग के रूल के हिसाब से यहाँ पे जब ये करंट ऐसे जाएगी तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ना वो क्लॉकवाइज बनेगा, और डॉट पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। जब ओवरऑल अपने लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखेंगे इसका आर्मेचर के कंडक्टर का, तो वो नीचे आएगा कुछ इस प्रकार, ये जैसे आया है नीचे। ठीक है, तो ये नीचे आ गया। ठीक है, अब ये मेन फील्ड फ्लक्स था और ये आप सभी का आर्मेचर का फ्लक्स है। ये आर्मेचर का फ्लक्स, ये मेन फील्ड फ्लक्स। अब दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा? दोनों का रिजल्टेंट ये आया। ठीक है, रेड वाला जो है, ठीक है, ये आया। अब हम क्या बोले थे, तो आप सभी का GNA तो ब्रूस एक्सिस पे ही होता है, तो ब्रूस एक्सिस तो ये है, ब्रूस है ये, और ब्रूस एक्सिस ये पूरा हो गया। अब GNA या फिर ब्रूस एक्सिस आप दोनों को एक ही समझ सकते हैं, क्योंकि GNA हमेशा ब्रूस एक्सिस पे ही रहेगा, क्योंकि GNA का कॉन्सेप्ट है कि दो मेन फील्ड पोल के बीचों बीच रहता है, और ब्रूस एक्सिस भी जो होते हैं वो दोनों पोलों के एकदम बीच में होते हैं। तो हमेशा आप सभी का GNA और ब्रूस एक्सिस एक ही सेम मतलब स्थान पर रहेगा। अब हम बात करते हैं MNA का, तो MNA हमने क्या बोला था? रिजल्टेंट फ्लक्स का हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो ये रिजल्टेंट फ्लक्स निकल के आया आप सभी का, ये आपका मेन फील्ड फ्लक्स है, और ये आप सभी का आर्मेचर फील्ड फ्लक्स है, और ये आप सभी का मेन रिजल्टेंट फ्लक्स है। और मैंने बोला था कि MNA जो होगा वो रिजल्टेंट फ्लक्स का परपेंडिकुलर होगा हमेशा, तो MNA है ये परपेंडिकुलर हो गया रिजल्टेंट फ्लक्स का। ठीक, अब देखिए, अब हम लोड बढ़ा रहे हैं, मतलब लोड अगर हम बढ़ाएंगे तो आप जानते हैं कि आर्मेचर करंट की वैल्यू बढ़ेगी। तो यहाँ पे मैंने लोड बढ़ा दिया, तो जिससे आप सभी की
आर्मेचर फ्लक्स जो है इसकी वैल्यू अब पहले की अपेक्षा बढ़ जाएगी। ठीक है, देखिए पहले यहाँ पे था, यहाँ तक ही था, लेकिन अब लोड बढ़ा मतलब आर्मेचर करंट बढ़ी, तो आर्मेचर करंट के कारण जो आर्मेचर में फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है फाई ए, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी कुछ इस प्रकार, मतलब यहाँ से आ गई यहाँ। अब फिर रिजल्टेंट देखेंगे तो इसका देखिए ये यहाँ आएगा और ये जो यहाँ ऐसे। ठीक है, ये मेथड तो आप पढ़े होंगे वेक्टर का, वेक्टर निकालने का इंटर में या फिर हाई स्कूल में। तो इसका जब देखेंगे तब इसका रिजल्टेंट यहाँ आएगा, और फिर अगर एम हम देखेंगे तो आपका एम देखिए अब ये एम न्यू वाला मतलब आपका अब ये यहाँ आ रहा है। मतलब क्या समझ रहे हैं, पहले एम यहाँ था और लोड के बढ़ाने पे एम यहाँ पे आ गया। इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा आप लोड बढ़ाएंगे एम उतना ज़्यादा जी से शिफ्ट होगा, मतलब आगे। ठीक है, और जितना ज़्यादा एम जी से शिफ्ट होगा उतना ही ज़्यादा स्पार्किंग होगा और कम्यूटेशन ख़राब होगा। ठीक, तो इतना आपको समझ में आ चुका होगा। जो भी चीज़ें यहाँ पे हम बताए हैं वही चीज़ें जस्ट हम यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, वही चीज़ें हम यहाँ पे लिखे हैं। ये लोड बढ़ा रहे हैं तो फ्लक्स बराबर होता है एन फाई आई अपन एस रिलक्टेंस, तो आई बढ़ेगा तो फ्लक्स भी बढ़ेगा, जिसके कारण फाई ए बढ़ जाता है। तो कैलकुलेशन देख लीजिए आप लोग। तो अगर चीज़ें जो भी हम जस्ट बताएं वो समझ में आया होगा तो कैलकुलेशन भी आप बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, इन केस ऑफ जनरेटर एम विल शिफ्ट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ जनरेटर। तो जनरेटर के केस में एम जिधर रोटर का डायरेक्शन है उधर ही शिफ्ट होगा। ठीक, हाउ मच एम विल शिफ्ट डिपेंड्स ऑन द लोड कनेक्टेड ऑन द जनरेटर मीन्स आर्मेचर करेंट। ठीक, अब एम कितना शिफ्ट होगा ये लोड के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा आर्मेचर करंट है और कितना ज़्यादा फ्लक्स बन रहा है आर्मेचर का, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये है नो लोड के कंडीशन में एम जी एक एक्सिस पे होता है कुछ इस प्रकार। ठीक है, ये नो लोड के कंडीशन में है। और बाकी आगे आप सबका लोड के कंडीशन में है। लोड के कंडीशन में क्या होता है, एम जी से शिफ्ट हो जाता है। अभी जस्ट पीछे यही समझाएं पूरी बातें। ये रहा आपको कैलकुलेशन नो लोड के कंडीशन में, और ये है आप सबका लोड की कंडीशन में। ठीक है, आगे देख लीजिए। तो अगर हम इसको ग्राफ के थ्रू समझें तो एम जी हमारा यहाँ पे होता है, एम शिफ्ट हो जाता है लोड की कंडीशन में। अगर हम यहाँ पे इसका वेक्टर निकालें तो अगर क्वाड्रेचर एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस निकालें तो आप सभी का आ जाएगा फाई डी बराबर फाई ए साइन थीटा, ये वाला पूरा। ठीक है, और ये आ जाएगा परपेंडिकुलर वाला फाई ए कॉस फाई मतलब फाई सी। तो देखिए अब इससे देखिए कुछ बातें निकलेंगी। बाकी एम किधर शिफ्ट होगा, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ जनरेटर, जनरेटर के रोटेशन के डायरेक्शन की तरफ। ठीक, तो देखिए देयर आर टू इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स एमएमएफ ऑन द मेन फील्ड फ्लक्स एमएमएफ और फ्लक्स। तो यहाँ पे आर्मेचर फ्लक्स के ऊपर दो इफेक्ट पड़ेंगे, उसके फील्ड के ऊपर दो इफेक्ट पड़ेंगे। एक होता है फ्रेंड्स डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट और एक होता है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। अभी आगे आप सबको डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट दोनों बातें समझ में आ जाएगी। ठीक, तो देखिए द फर्स्ट वन डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। तो जो फाई डी था ना ये वाला, आप पहले एक बार ध्यान से देख लीजिए। ये आपका यहाँ पे है, यहाँ पे है फाई डी। ठीक, इसको डी का मतलब ये है, इसको इसलिए हम डी से दिखाएं कि डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट प्रभाव डालेगा। और फाई सी मतलब ये क्रॉस, सी मतलब क्रॉस। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए तो फाई डी फाई ए साइन थीटा विच एक्ट डायरेक्टली अपोजिट टू द मेन फील्ड फ्लक्स फाई एफ विच रिजल्ट नेट फ्लक्स विल रिड्यूज। तो जो आप सभी का डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता है फाई डी बराबर फाई ए साइन थीटा के कारण, यह मेन फील्ड फ्लक्स के डायरेक्टली अपोजिट होता है, जिसके कारण जो आप सभी का रिजल्टेंट नेट फ्लक्स है वो रिड्यूस हो जाएगा। क्यों रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि इसका जो डायरेक्शन है ये अब जस्ट अपोजिट होता है, डायरेक्टली अपोजिट होता है मेन फील्ड फ्लक्स के। आगे देखिए, हेंस इट इज कॉल्ड डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट विच रिड्यूस द वैल्यू ऑफ मेन फील्ड फ्लक्स। तो डीमैग्नेटाइजिंग क्या करता है, मेन फील्ड फ्लक्स के वैल्यू को रिड्यूस करने का काम करता है। हेंस ऑन द जनरेटर इफ नेट फील्ड फ्लक्स विल रिड्यूस देन जनरेटर और इंड्यूस ईएमएफ विल रिड्यूस। जब आप सभी का नेट फील्ड फ्लक्स रिड्यूस होगा तो आप सभी का जनरेटर पे जो बनने वाला ईएमएफ है वो रिड्यूस हो जाएगा। किस प्रकार, आप सभी जानते हैं कि जो जनरेटेड ईएमएफ होती है एन फाइव पी जेड अपान 60 ये होता है। अगर फाई घटेगा तो जनरेटेड ईएमएफ की वैल्यू ही घट जाएगी। ठीक है, बट फॉर द मोटर के केस में क्या होगा, आप सभी जानते हैं टॉर्क बराबर होता है के फाई आई ए
तो जब फ्लक्स की वैल्यू घटेगा मोटर में तो आप सभी के टॉर्क की वैल्यू घट जाएगा। और मोटर में क्या होता है कि आप फ्लक्स की वैल्यू को घटा करके स्पीड की वैल्यू बढ़ा सकते हैं। आप सभी जानते हैं मोटर में स्पीड बराबर होता है V माइनस आई आर अपान के फाई। तो ड्यू टू डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट द नेट फ्लक्स विल रिड्यूज, हैंस इन ऑफ केस मोटर टॉर्क विल रिड्यूज। तो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट के कारण जो नेट फ्लक्स होता है वो रिड्यूज होता है, और मोटर के केस में नेट फील्ड फ्लक्स के रिड्यूज होने के कारण वहाँ पे टॉर्क की वैल्यू कम हो जाती है, या फिर बोले तो रिड्यूज हो जाती है। ठीक, ये रहा डीमैग्नेटाइजिंग का कॉन्सेप्ट। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, या फिर इसका क्रॉस मैग्नेटाइजिंग का कॉन्सेप्ट। तो फाई ए कॉस फाई बराबर फाई सी, ये है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। तो दिस कंपोनेंट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स लाइज परपेंडिकुलर टू द मेन फील्ड फ्लक्स, हेंस इट इज कॉल्ड क्रॉस मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स और आर्मेचर फ्लक्स। तो जो आप सभी का ये कंपोनेंट है फाई ए कॉस फाई, आप देख रहे हैं कि मेन फील्ड फ्लक्स के परपेंडिकुलर है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए ये मेन फील्ड फ्लक्स है और इसके जस्ट परपेंडिकुलर है आप सभी का क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट फाई ए कॉस फाई, जस्ट परपेंडिकुलर है मेन फील्ड फ्लक्स का। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसकी वजह से होगा कि ये ना कम तो नहीं करता लेकिन ख़राब कर देता है, मतलब डिस्टॉर्ट कर देता है। ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा कर देगा जो मेन फील्ड फ्लक्स अभी सीधी जा रही है। तो आगे देखिए आप, ड्यू टू क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट द मेन फील्ड फ्लक्स गेट डिस्टॉर्शन ड्यू टू विच देयर इज हैवी स्पार्किंग occur on the brush and commutator segment, that is called poor commutation, due to which temperature of the कम्यूटेटर सेगमेंट विल इंक्रीज। तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग के कारण क्या होता है कि जो मेन फील्ड फ्लक्स है वो डिस्टॉर्शन हो जाएगा, मतलब अभी जैसे कि सीधी स्मूथ जा रही थी अभी ऐसे ऐसे हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो कोई भी चीज़ हो यार, पानी अगर ऐसे जा रहा है, अगर आप उसमें ऐसे ऐसे कोई इधर से फोर्स करेंगे फिर ऐसे कोई चीज़ करेंगे तो डिस्टॉर्ट तो होगी ना, आप समझ रहे होंगे। तो डिस्टॉर्ट ड्यू टू विच देयर इज हैवी स्पार्किंग ऑकर ऑन द ब्रूश एंड कम्यूटेटर सेगमेंट। तो इसकी वजह से ब्रूश या फिर कम्यूटेटर सेगमेंट पे हैवी स्पार्किंग होता है, मतलब वहाँ पे आग लग जाता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड पुअर कम्यूटेशन, ड्यू टू विच टेम्परेचर ऑफ द कम्यूटेटर सेगमेंट विल इंक्रीज। तो इसलिए इसको पुअर कम्यूटेशन कहते हैं। और क्या होता है कि स्पार्किंग के कारण कम्यूटेटर सेगमेंट का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट भी समझ में आ चुका होगा। बाकी फिर से आर्मेचर रिएक्शन, द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स एमएमएफ ऑन द मेन फील्ड फ्लक्स एमएमएफ इज कॉल्ड आर्मेचर रिएक्शन। तो आर्मेचर फ्लक्स का मेन फील्ड फ्लक्स पे जो प्रभाव या फिर इफेक्ट पड़ता है उसी को आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। ठीक, देयर आर टू इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, यहाँ पे दो इफेक्ट होते हैं आर्मेचर रिएक्शन के, एक होता है डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, एक होता है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। तो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन अब तक आपको क्लियर हो चुका होगा, ये हम उम्मीद करते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। नोट, आर्मेचर रिएक्शन डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ लोड कनेक्टेड मीन्स आर्मेचर करंट ओनली। आर्मेचर रिएक्शन इस पे डिपेंड करता है कि आपका लोड किस प्रकार का है, इंडक्टिव नेचर का है, कैपेसिटिव नेचर का है कि रेजिस्टिव नेचर का है। और आर्मेचर रिएक्शन इस पे भी डिपेंड करता है कि आर्मेचर करंट की वैल्यू क्या है, कितना ज़्यादा लोड है। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ शिफ्ट ऑफ एमएनए इन केस ऑफ मोटर। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। डायरेक्शन ऑफ शिफ्ट ऑफ एमएनए इन केस ऑफ मोटर। ठीक है, मोटर के केस में जो एमएनए का शिफ्ट होने की प्रॉपर्टी है लोड के बढ़ाने पर, वो किधर शिफ्ट होती है हम अब बताने वाले हैं। तो अभी तक तो आपने जनरेटर का देखा ना, अब मोटर का देखिए। तो जनरेटर का क्या होता था, अभी तक क्या होता था कि जनरेटर में आप जब लोड बढ़ाते थे तो एमएनए किधर शिफ्ट होता था, रोटेशन के, जिधर रोटेशन हो रहा है मतलब कि क्लॉकवाइज। लेकिन मोटर के केस में क्या होगा, डीसी अगर मोटर है तो उसमें जो लोड को बढ़ाएंगे तो आप सभी का एमएनए एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट होगा, जिधर रोटेशन हो रहा है उधर नहीं, उसके जस्ट अपोजिट। ठीक है, तो बाकी एट नो लोड कंडीशन एमएनए विल कॉन्साइड विथ जेएनए, तो ठीक है कि नो लोड की कंडीशन में एमएनए जेएनए सेम एक्सिस मतलब ब्रूस एक्सिस पर रहेंगे। ठीक है, वो तो अभी पहले ही क्लियर हो चुका था आप सभी को। आप इसको ध्यान दीजिए, इसको फोकस कीजिए इसको। ठीक है, ये मोटर है। तो आगे देखिए, बट एट लोड इन केस ऑफ मोटर द रिजल्टेंट फ्लक्स विल शिफ्ट अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ मोटर। तो मोटर के केस में जो सभी का रिजल्टेंट फ्लक्स होता है फ्रेंड्स, वो देखिए कुछ इस प्रकार का होता है। देखिए ये मेन फील्ड फ्लक्स है, हमेशा एन से एस की तरफ जाएगा कुछ इस प्रकार।
लेकिन मोटर में क्या होता था, जनरेटर समझिए, जनरेटर में आप सभी जानते हैं कि करंट को वो जनरेट करने का काम करता है, ठीक है। लेकिन मोटर क्या काम करता है, करंट को लेने का काम करता है। मतलब जिस वायर से अभी तक करंट बाहर निकल रही थी, अब उसी वायर से करंट अंदर जाएगा। तो जब बाहर निकल रहा था तो यहाँ से देखिए क्या हो रहा था कि जनरेटर में यहाँ पे क्रॉस था और यहाँ पे डॉट था, लेकिन मोटर के केस में अपोजिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जनरेटर के केस में करंट तो बाहर आती है, जनरेट होती है, लेकिन मोटर के केस में क्या होता है, करंट इंटर होती है, मतलब करंट को लेती है, ठीक है। तो जहाँ पे क्रॉस था वहाँ पे डॉट हो गया और जहाँ पे डॉट था वहाँ पे क्रॉस हो गया। तो इसकी वजह से आप सभी जानते हैं डॉट के क्रॉस जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो एंटी क्लॉकवाइज बनता है, और क्रॉस के क्रॉस जो आपसे मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो क्लॉकवाइज बनता है, ठीक है। क्लॉकवाइज ऐसे और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। तो आप रिजल्टेंट देख रहे हैं आर्मेचर का, वो ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो आप जब रिजल्टेंट फ्लक्स निकालेंगे, ये तो आर्मेचर फ्लक्स हो गया, ये मेन फील्ड फ्लक्स हो गया, और रिजल्टेंट फ्लक्स आप निकालेंगे तो इस यहाँ पे आएगा कुछ इस प्रकार, ठीक है। मैंने पहले बताया था GNA किस पे होगा, ब्रूस एक्सिस। ब्रूस एक्सिस कहाँ है, ये है, ठीक है। ब्रूस एक्सिस पे GNA। MNA क्या होगा, रिजल्टेंट फ्लक्स के परपेंडिकुलर। तो रिजल्टेंट फ्लक्स आपका यहाँ पे निकल के आया मोटर के केस में, और MNA कहाँ जाएगा, इसके परपेंडिकुलर। मतलब ये कुछ इस प्रकार ये है आप सभी का MNA, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं आपको मोटर का केस समझ में आ चुका होगा। और देख लीजिए आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा, इन केस ऑफ मोटर द रिजल्टेंट फ्लक्स विल शिफ्ट अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ मोटर। मोटर के केस में जो उसका रिजल्टेंट फ्लक्स होता है वो रोटेशन के डायरेक्शन के अपोजिट शिफ्ट होता है। हेंस इन केस ऑफ मोटर MNA विल शिफ्ट अपोजिट और अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ मोटर, एंड हाउ मच इट विल शिफ्ट इट डिपेंड ऑन द लोड ऑन द मोटर, ठीक है। तो मोटर के केस में MNA जो होता है फ्रेंड्स अपोजिट शिफ्ट होता है किसके, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ मोटर। मोटर के रोटेशन के डायरेक्शन के अपोजिट शिफ्ट होता है MNA किसके केस में, मोटर के केस में। एंड हाउ मच इट विल शिफ्ट, और ये कितना शिफ्ट करेगा, इट डिपेंड ऑन द लोड ऑन द मोटर। ये मोटर के लोड पे डिपेंड करता है कि कितना, मतलब जिस हिसाब से लोड होगा उस हिसाब से MNA शिफ्ट करेगा, ठीक फ्रेंड्स। समरी में आप लोग देख लीजिए, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन समरी फॉर द केस ऑफ जनरेटर। तो सपोज आर्मेचर में कोई लोड धारा करंट ना हो, थोड़ा सा आप ये पहले देख लीजिए अंडर पोल टिप और लोअर पोल टिप क्या होता है। तो आप सबके सामने है जनरेटर और यहाँ से मेन फील्ड फ्लक्स जा रही है, ठीक है। और ये जनरेटर है तो यहाँ से क्रॉस जाएगा, इधर से ब्रूस एक्सिस की इधर सब इंटर जाएगा, करंट यहाँ जाएगा, और ब्रूस एक्सिस के राइट साइड करंट बाहर आती है, ठीक है, कुछ इस प्रकार। अब होता क्या है कि आप सबका जो फ्लक्स मेन फील्ड फ्लक्स इंड्यूस होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। रियलिटी में ये है, बाकी तो दिखा रहे थे सीधा सीधा। तो जहाँ पे देखिए इसको बोलते हैं लोअर पोल टिप और इस वाले अपर वाले सेक्शन को बोलते हैं अपर पोल टिप। तो यहाँ पे देखिए नॉर्थ वाले पर ऊपर वाले टिप फ्लक्स लाइन ज़्यादा फ्लक्स डेंसिटी, और साउथ पोल वाले का लोअर टिप पर फ्लक्स डेंसिटी ज़्यादा होता है। मतलब साउथ पोल पर लोअर वाले टिप पे फ्लक्स डेंसिटी ज़्यादा होता है और नॉर्थ पोल पर अपर वाले पोल टिप पे फ्लक्स डेंसिटी ज़्यादा होता है, जैसा कि आपको क्लियर एकदम दिख रहा होगा, ठीक। आगे देखिए आर्मेचर रिएक्शन दो प्रकार का, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। तो ये तो क्लियर हो चुका होगा। यदि मेन फील्ड पोल संतृप्त नहीं हुआ तो नॉर्थ पोल के लोअर टिप पर जितना डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होगा उतना नॉर्थ पोल के अपर टिप पर मैग्नेटाइजिंग होगा। हेंस नेट फ्लक्स पर पोल विल रिमेन्स कांस्टेंट। अगर कह रहा है कि आपका मेन फील्ड पोल संतृप्त या फिर सैचुरेट नहीं होता है तो नॉर्थ पोल के लोअर टिप पर जितना डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होगा उतना ही नॉर्थ पोल के अपर टिप पर मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होगा, जिसके कारण अगर हम नेट फ्लक्स पर पोल देखेंगे वो उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। आगे देखिए दैट्स वाई इफ सैचुरेशन डिड नॉट अकर then there is only cross magnetizing effect, there is no any demagnetizing effect of armature reaction। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर पोल आसुरी का सैचुरेट नहीं होता है तो वहाँ पे ओनली वन क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होगा, वहाँ पे कोई डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट नहीं होगा, ठीक। बट आगे देखिए बट इफ सैचुरेशन अकर देन द नेट रिडक्शन ऑफ द फ्लक्स एट लोअर पोल टिप ऑफ नॉर्थ पोल is not equal to the net increase of the flux at upper pole tip of north pole, hence there is net reduction in the flux per pole। तो अगर सैचुरेशन होता है तो इस कंडीशन में क्या होता है कि नेट रिडक्शन ऑफ द फ्लक्स एट लोअर पोल टिप ऑफ नॉर्थ पोल, तो जितना नॉर्थ पोल पे डीमैग्नेटाइजिंग होगा और
नॉर्थ पोल के अपर टिप पे उतना मैग्नेटाइजिंग और डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट जो हो रहा है कि अपर नॉर्थ पोल के लोअर टिप पे और नॉर्थ पोल के अपर टिप पर जो मैग्नेटाइजिंग और डीमैग्नेटाइजिंग प्रोसेस हो रही है, इसकी वैल्यू सेम नहीं रहेगी, जिसके कारण क्या होगा, तो इसके कारण ना ओवरऑल आसपास का जो मेन फील्ड फ्लक्स है उसके वैल्यू में रिडक्शन होगा। ठीक, आप देख सकते हैं हेंस देयर इज बोथ इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। लीडिंग पोल टिप, ट्रेलिंग पोल टिप, पहले इसका कॉन्सेप्ट आप लोग समझ लीजिए। तो यह नॉर्थ पोल, यह साउथ पोल, यह है आप सभी का आर्मेचर, यह ब्रूस एक्सिस, और ये क्लॉकवाइज रोटेशन में रोटेट कर रहा है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, लीडिंग पोल टिप और ट्रेलिंग पोल टिप को पहचानने का। रोटर के रोटेशन आप लोग चलेंगे और जो पोल पहले मिलेगा उसको कहेंगे लीडिंग पोल टिप, और उसके जो बाद मिलेगा उसको कहेंगे ट्रेलिंग पोल टिप। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से चलते हैं। तो यहाँ से हमने चला, अब इस पोल का आप ये वाला सिरा पहले पाए तो इसको बोलेंगे लीडिंग पोल टिप। ठीक, उसके बाद फिर कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है तो इसको बोलेंगे ट्रेलिंग पोल टिप। फिर उसके बाद कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है तो उसको बोलेंगे लीडिंग पोल टिप, साउथ का लीडिंग पोल टिप ऊपर। फिर उसके बाद कौन सा आ रहा है, जो पहले आए उसको लीडिंग पोल टिप, और जो बाद में आए उसको ट्रेलिंग पोल टिप। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हो चुका होगा। अब तक आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ जनरेटर लीडिंग पोल टिप पर फ्लक्स डेंसिटी कम हो जाएगी और ट्रेलिंग पोल टिप पर फ्लक्स डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, तो कह रहा है कि जनरेटर के केस में लीडिंग पोल टिप, जैसा कि ये जो बना है ना डायग्राम, ये जनरेटर के केस में ही बना है। तो कह रहा है कि जनरेटर के केस में लीडिंग पोल टिप पर फ्लक्स डेंसिटी कम होगा, जैसा कि आपको एकदम क्लियर दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन की वैल्यू कम है, यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी कम होगा। और ट्रेलिंग पोल टिप पे फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू ज़्यादा होगा, क्योंकि आप सभी को दिख रहा होगा कि यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन की वैल्यू ज़्यादा है। ठीक, ये है इन केस ऑफ जनरेटर आर्मेचर रिएक्शन है। तो ये तो पहले क्लियर हो चुका होगा कि मेन ये है सबका दो मेन पोल, और ये है आपका आर्मेचर। यहाँ से कंडक्टर में करंट जाती है अंदर और यहाँ से करंट बाहर आती है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्रॉस बनाया। मैंने बोला था ना कि जनरेटर केस में इधर क्रॉस रहेगा, ब्रूस एक्सिस की इधर क्रॉस और ब्रूस एक्सिस की इधर डॉट, और ब्रूस एक्सिस पे ही जो रहता है GNA होता है, बाकी MNA शिफ्ट होता है, क्योंकि रिजल्टेंट फ्लक्स हमारा कुछ इस प्रकार आएगा, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये MNA रिजल्टेंट फ्लक्स के परपेंडिकुलर रहेगा यहाँ पे। ठीक, बाकी अगर हम लोग आर्मेचर फ्लक्स को अगर कम कर देते हैं किसी भी मेथड के थ्रू, आर्मेचर फ्लक्स को कम कर देंगे, अभी तक जो आर्मेचर फ्लक्स यहाँ पे आ रहा था अगर उसको हम यहीं तक कर दें, मतलब उसकी वैल्यू कम कर दें, अभी मेथड आगे बताएंगे, तो आप सभी का जो रिजल्टेंट फ्लक्स आएगा कुछ यहाँ इस प्रकार आएगा, और ये ओवरऑल बनेगा MNA इधर। मतलब अगर मेन फील्ड फ्लक्स आप कम करेंगे, आर्मेचर का फ्लक्स कम करेंगे, तो MNA ना GNA की तरफ शिफ्ट होगा। अभी जो दूर भाग रहा था, अगर आप आर्मेचर फ्लक्स की वैल्यू कम करेंगे तो MNA GNA की तरफ पास आएगा। तो मैंने पहले ही बोला था, जितना ज़्यादा MNA GNA से दूर शिफ्ट होगा उतना ही ज़्यादा स्पार्किंग होगा। ठीक, अब आप देख रहे हैं पहले तो इतना शिफ्ट था, लेकिन अब आर्मेचर फ्लक्स की वैल्यू घटाने पर अब MNA कम शिफ्ट हो रहा है GNA से। कैसे? क्योंकि अभी तक जो रिजल्टेंट यहाँ पे आ रहा था और इसका परपेंडिकुलर यहाँ पे जा रहा था, अब आपका रिजल्टेंट अभी तो यहीं तक आएगा, रिड्यूस हो गया। ठीक है, आर्मेचर का फ्लक्स अब रिजल्टेंट यहाँ आएगा ये ऐसे, और इसका परपेंडिकुलर ऐसे, मतलब MNA GNA के पास हो गया। अब यहाँ पे स्पार्किंग कम होगा, कम्यूटेशन बहुत अच्छा होगा। ठीक, आगे देखिए, अब बात करते हैं इंटरपोल की। तो पोलैरिटी ऑफ इंटरपोल इन केस ऑफ जनरेटर। तो इंटरपोल देखिए क्या होता है कि दोनों पोलों के बीचों बीच लगे होते हैं, और इंटरपोल का भी कॉन्सेप्ट हम आगे बताते हैं। ठीक है, इंटरपोल करता क्या है ना कि कम्यूटेशन को अच्छा करता है, स्पार्किंग को ख़त्म करता है। मतलब इंटरपोल जो आर्मेचर फ्लक्स था, अभी जो हम ऊपर बोले थे कि कम हो गया, तो ये कम कैसे हो गया, यही इंटरपोल काम करता है। मतलब आर्मेचर फ्लक्स की वैल्यू को कम करने का काम करता है। देखिए यहाँ पे इस डायग्राम से हो सकता है क्लियर हो जाए आप सभी को। अभी तक जो आर्मेचर का फ्लक्स यहाँ तक था, इंटरपोल लगाने के बाद यहाँ तक हो गया। ये है आप सभी का इंटरपोल। ये जो चैफर्ड दिख रहे हैं, चैफर्ड आकृति के, ये है आप सभी का इंटरपोल NS। और इसका जो पोल डिसाइड करने का तरीका है वो भी आगे अभी हम क्लियर करेंगे। तो अब यहाँ पे इसका रिजल्टेंट यहाँ पे आएगा, तो ओवरऑल यही होगा जो अभी ऊपर जस्ट हुआ है। ठीक है, तो अभी आगे देखिए, आगे अभी क्लियर हो जाएगा आप सभी को। इन केस ऑफ जनरेटर के केस में देखिए क्या होता है।
इन केस ऑफ जनरेटर द पोलैरिटी ऑफ इंटरपोल इज टूवर्ड द मेन पोल अहेड। तो जनरेटर के केस में जो अगर हम बोले इंटरपोल की पोलैरिटी क्या होता है, तो जो आगे आने वाले पोल की पोलैरिटी है, देखिए कह रहे हैं ना कि इन केस ऑफ जनरेटर द पोलैरिटी ऑफ इंटरपोल इज टूवर्ड द मेन पोल अहेड, मतलब इंटरपोल की पोलैरिटी जनरेटर केस में वह होगा जो आगे आने वाली पोल की पोलैरिटी है। जैसे कि ये है सिर्फ इंटरपोल, ये है इंटरपोल, और ये क्लॉकवाइज जनरेटर है, ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है जनरेटर है, तो इससे चलिए उसको क्रॉस से दिखा देते हैं ताकि आपको क्लियर रहे, और यहाँ से डॉट से, ठीक है, ठीक है। तो जनरेटर है और इसके इंटरपोल की पोलैरिटी हमें डिसाइड करनी है। तो इसके इंटरपोल की पोलैरिटी होगी क्या, जो आगे आने वाले जनरेटर की पोलैरिटी होगी, ठीक है, यन है तो यन, अब ऐसे यस है ये तो यस, ठीक है। लेकिन मोटर क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट, मतलब वो अपने पीछे वालों को देखता है, मतलब किसको छोड़ के आ रहा है जिस पोल को, उसकी पोलैरिटी जो है वो इंटरपोल की पोलैरिटी होगा इन केस ऑफ मोटर, लेकिन यहाँ पे जनरेटर है, ठीक। आगे देखिए, तो जनरेटर केस में यदि हम जनरेटर के घूमने की दिशा में चलें तो जो अगला आने वाला मेन पोल की ध्रुवता होगी वही इंटरपोल की ध्रुवता होगी, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो चुका होगा। दो डाटा दिया है, मेन पोल की पोलैरिटी, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, क्यों मतलब क्वेश्चन, यहाँ पे मेन पोल की पोलैरिटी NS दिया हुआ है, और डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ जनरेटर, तो जनरेटर के रोटेशन का डायरेक्शन भी दिया हुआ है। तो अभी तक जो जनरेटर इधर नाच रहा था ना, अभी इसमें क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में कुछ भी कर सकता है। तो मेन पोल की पोलैरिटी दी हुई है और जनरेटर के रोटेशन का डायरेक्शन भी दिया हुआ है। आपको बताना है कि इंटरपोल की जो क ख, मतलब इन जो दो पोल हैं, इंटरपोल के दो पोल हैं, इनकी पोलैरिटी क्या होगी। तो मैंने बोला था रोटेशन में चलना है और जो आगे आने वाली पोल है वही इसकी पोलैरिटी हो जाएगी। तो रोटेशन में आप लोग चलो, और क की पोलैरिटी क्या होगी, आगे कौन सा पोल आ रहा है, यन आ रहा है, तो यन द मेन पोल की जो पोलैरिटी है यन, अब यही क की पोलैरिटी हो जाएगी यन, ठीक है। तो ये देखिए नॉर्थ, क की पोलैरिटी हो जाएगी नॉर्थ, यहाँ पे सॉरी, हाँ, क की पोलैरिटी हो जाएगी नॉर्थ, और ख की पोलैरिटी कौन सा हो जाएगा, रोटेशन ऐसे हो रहा है ना, ऐसे, तो ख के आगे कौन सा है, यस, यस मतलब साउथ, ख की पोलैरिटी क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, साउथ हो जाएगी, ठीक। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं ये पोलैरिटी वाला कॉन्सेप्ट इंटरपोल का समझ में आ चुका होगा। रही बात इंटरपोल की, इंटरपोल करता क्या है, ये आर्मेचर फ्लक्स की वैल्यू को कम करता है, जिसके कारण रिजल्टेंट फ्लक्स कम, मतलब रिजल्टेंट फ्लक्स नीचे आ जाता है, और जिससे एमएनएन जो अभी तक जीएनए से बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो रहा था, जिसकी वजह से स्पार्किंग और कम्यूटेशन ख़राब हो रहा था, अब वो कम शिफ्ट होगा, जीएनए की तरफ चला जाएगा, और इससे आपकी स्पार्किंग कम होगी और कम्यूटेशन बहुत अच्छा प्राप्त होगा, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ मोटर, अभी हम जस्ट यही बोल रहे थे, मोटर केस में क्या होगा, ये अपनी आगे आने वाली पोलैरिटी को ना देख करके पीछे कौन सा पोलैरिटी छोड़ रहा है इसको ये देखता है। तो ये है मोटर। मोटर केस मैंने बताया था ब्रूस एक्सिस के इधर वाले सब डॉट रहेंगे और ब्रूस एक्सिस के सब इस पार वाले राइट वाले सब क्रॉस रहेंगे, कुछ इस प्रकार। तो ये है इसी वजह से इसका जो मेन फील्ड फ्लक्स जो अभी तक जनरेटर केस में नीचे आ रहा था, अब ये ऊपर जाता है, और मेन फील्ड फ्लक्स तो सेम रहेगा दोनों केस में, एन से एस की तरफ जाएगा, लेकिन जो आर्मेचर फ्लक्स है अब वो जो भी तक नीचे आ रहा था जनरेटर केस में, अब यहाँ पे डॉट और यहाँ पे क्रॉस हो जाने के कारण ऊपर जाएगा। अब रही बात, आपके मन में आ रहा होगा कि पहले था यहाँ पे क्रॉस था, यहाँ पे डॉट था, तो अब ये डॉट और क्रॉस कैसे हो गए, तो ये भी हम बता चुके हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जनरेटर करंट को लेता है, देता है, लेकिन मोटर क्या करता है, करंट को लेता है। इस वजह से इसका जो डॉट और क्रॉस का कॉन्सेप्ट है वो अपोजिट हो जाएगा। अब रही बात डॉट और क्रॉस, तो ये आप लोग पढ़े होंगे, हम उम्मीद कर रहे हैं कि जहाँ से करंट आपको आती हुई दिखे, जैसे ये पेन है, मान लो इसको करंट अब ये आ रही है आपकी तरफ, तो आपको क्या दिख रहा होगा, एक डॉट ही तो दिख रहा होगा, ये डॉट ही तो दिख रहा होगा। अब जो करंट कोई जा रहा है, तीर जैसे कोई जा रहा है, तीर, आप तीर को करंट समझ लीजिए, आप जब तीर को अपने तरफ आते हुए देखेंगे तो आपको डॉट दिखेगा। अब यही तीर को अगर आप अपने से दूर तरफ जाते हुए देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, ऐसे तीर का जो पिछला रहता है वो क्रॉस की तरफ लगता है कि नहीं, कुछ इस प्रकार। तो यही चीज़ है कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इतना आप समझ चुके होंगे। जनरेटर का मोटर का देखिए, इन केस ऑफ मोटर द पोलैरिटी ऑफ इंटरपोल इज टूवर्ड द मेन पोल बैकवर्ड या फिर बैक अहेड, ठीक है। तो मोटर के केस में अगर हम मोटर के घूमने की दिशा में चलें तो जिस मेन पोल की पोलैरिटी छोड़ करके आ रहे हैं वही इंटरपोल की पोलैरिटी होगी, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिए, तो मोटर का भी एक क्वेश्चन है दिया है, टू डाटा आर प्रोवाइड ओनली, दो डाटा दिया हुआ है। एक दिया है मेन फील्ड पोल की पोलैरिटी, मेन फील्ड पोल की पोलैरिटी दी हुई है NS, और आर्मेचर का डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, आर्मेचर का रोटेशन दिया हुआ है। तो आप सभी को क की पोलैरिटी बतानी है। तो मैंने पहले ही बोला था रोटेशन जिधर है और जो आगे आने वाली पोल का डायरेक्शन, वो
पोलैरिटी है, सॉरी फ्रेंड्स, पोलैरिटी है वही इंटरपोल की पोलैरिटी होगी, ठीक। तो इंटरपोल का पोलैरिटी क ख की बताना है। तो आगे देखिए रोटेशन डायरेक्शन में चलिए और आगे आप सबका यस आ रहा है, मतलब ये पोल का जो पोलैरिटी यस है तो क का पोलैरिटी भी यस हो जाए, सॉरी माफी चाहता हूँ फ्रेंड्स, मैंने क्या बोला था कि मोटर केस में जिसको ये छोड़ के आ रहा है उसका होगा, बाकी जनरेटर केस में ऐसा होता है ना कि जो आगे आने वाली पोलैरिटी उसी पोलैरिटी ये सेम होता है। तो यहाँ पे रोटेशन के डायरेक्शन में चलिए, अब इसका क का देखिए क्या होगा पोलैरिटी, ये किसको छोड़ के आ रहा है रोटेशन, एन को, इस वाले पोल का क्या है पोलैरिटी एन है, ठीक है, तो इसका हो गया एन। इसी प्रकार ख का देखेंगे, इसी रोटेशन डायरेक्शन में चलेंगे तो ये किसको छोड़ के आ रहा है, यस को, मतलब साउथ को, तो इसका ख का पोलैरिटी हो जाएगा साउथ यस, ठीक है। तो फाइंड आउट द पोलैरिटी ऑफ इंटरपोल, क का हो जाएगा नॉर्थ और ख का हो जाएगा साउथ। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। बढ़ते हैं हम आगे, अब इंटरपोल से रिलेटेड बातें हम करेंगे। तो इंटरपोल आर नैरो पोल्स प्लेस्ड एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन द मेन पोल्स। तो इंटरपोल जो होता है वो मेन पोल के जस्ट एकदम बीच में यूज किया जाता है। इंटरपोल आर फिटेड टू द योक एंड आर नोन एज कम्यूटेटिंग पोल्स और कम पोल्स। तो इंटरपोल जो होता है और योक के अंदर फिटेड किया जाता है, जिसको कि आप लोग कम्यूटेटिंग पोल या फिर कम पोल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। In interpole zone, interpole neutralized the cross flux by injecting some flux in the interpole region। तो इंटरपोल जोन में इंटरपोल करता क्या है, इंटरपोल जोन में इंटरपोल एडिशनल फ्लक्स को इंड्यूस करा करके जो आसवी का ओवरऑल आर्मेचर का फ्लक्स है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। तो वही है द इन इंटरपोल जोन इंटरपोल न्यूट्रलाइज्ड द क्रॉस फ्लक्स। इंटरपोल जोन में इंटरपोल क्रॉस फ्लक्स को न्यूट्रलाइज करता है बाई, मतलब किसी से, बाई इंजेक्टिंग सम फ्लक्स, कुछ फ्लक्स को ऐड करके, इंजेक्ट सम फ्लक्स इन द इंटरपोल रीजन। इंटरपोल रीजन में कुछ एडिशनल फ्लक्स को ऐड कर देता है, ठीक है। ये है आप सभी का दो मेन पोल और इधर अपने लोग लगाते हैं क्या, इंटरपोल, ठीक है। ये आप सबका इंटरपोल है, ठीक है, और ये इंटरपोल रीजन है, ये जो बीच वाला है इसी को कहते हैं इंटरपोल रीजन, क्वाड्रेच एक्सिस और डी एक्सिस। तो इंटरपोल एमएमएफ में भी 1.2 to 1.3 टाइम्स ऑफ द आर्मेचर एमएमएफ पर पोल। जो इंटरपोल्स एमएमएफ होता है उसकी वैल्यू जो होती है वो आर्मेचर एमएमएफ पर पोल के 1.2 से 1.3 टाइम्स या फिर गुना होता है, ठीक। द मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ इंटरपोल वाइंडिंग इज इन लाइन विद द क्वाड्रेचर एक्सिस। तो जो मैग्नेटिक एक्सिस होता है इंटरपोल वाइंडिंग का वह क्वाड्रेचर एक्सिस के लाइन में होता है, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए, इंटरपोल वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द आर्मेचर, हैंस द सेम आर्मेचर करंट इज फ्लोइंग टू द इंटरपोल वाइंडिंग। तो इंटरपोल वाइंडिंग जो होता है वो आर्मेचर के सीरीज में कनेक्ट होता है, जिसके कारण सेम करंट फ्लो करती है आर्मेचर और इंटरपोल वाइंडिंग में, ठीक है। The interpole MMF is able to neutralize the effect of armature MMF in the interpole zone at all level of load current not exceeding the safe limit। तो इंटरपोल वाइंडिंग करता है क्या है कि इंटरपोल रीजन में मेन फील्ड फ्लक्स की वैल्यू को कम करता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ कंपनसेटेड वाइंडिंग। तो अभी तक आपका इंटरपोल वाइंडिंग चला। इंटरपोल वाइंडिंग क्या कर रहा था फ्रेंड्स, आर्मेचर एमएमएफ की वैल्यू को कम कर रहा था, जिसके कारण आप सभी का रिजल्टेंट फ्लक्स थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा क्वाड्रेचर एक्सिस की तरफ, और इसके वजह से एमएनए जो अभी तक बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो रहा था जीएनए से, अब वो कम शिफ्ट होगा, जिसके वजह से कम्यूटेशन अच्छा होगा और स्पार्किंग कम होगी, ठीक है। तो आप सभी का इंटरपोल कम पोल खत्म हुआ। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कंपनसेटेड वाइंडिंग का। तो कॉन्सेप्ट ऑफ कंपनसेटेड वाइंडिंग भी आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन अंडर द पोल शू कैन बी मिनिमाइज बाई द यूजिंग कंपनसेटेड वाइंडिंग। तो आर्मेचर रिएक्शन को पोल शू के अंदर या पोल शू के द्वारा जो हम मिनिमाइज करते हैं आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट को, उसको कहते हैं, ये किसके द्वारा किया जाता है, कंपनसेटेड वाइंडिंग का यूज करके किया जाता है। फिर से कंपनसेटेड वाइंडिंग आप इतना जानिए कि पोल शू पे रखा जाता है या फिर पोल शू के थ्रू किया जाता है। बाकी कंपनसेटेड वाइंडिंग करता क्या है कि आर्मेचर रिएक्शन को कम करने का काम करता है कंपनसेटेड वाइंडिंग, और इसको रखा कहाँ जाता है, पोल शू के ऊपर। अब आगे देखिए, कंपनसेटेड वाइंडिंग दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कंडक्टिवली कंपनसेटेड वाइंडिंग, एक होता है इंडक्टिवली कंपनसेटेड वाइंडिंग। तो आगे देखिए, द कंपनसेटेड वाइंडिंग इज एम्बेडेड इन द स्लॉट कट इन द पोल फेस
ऑफ द डीसी मशीन। तो कंपनसेटेड वाइंडिंग डीसी मशीन के पोल फेस के स्लॉट में रखे जाते हैं कट करके, ठीक है। कंपनसेटेड वाइंडिंग इज यूज इन टू वे। कंपनसेटेड वाइंडिंग दो प्रकार यूज किया जाता है, एक होता है कंडक्टिवली कंपनसेटेड वाइंडिंग, एक होता है इंडक्टिवली कंपनसेटेड वाइंडिंग। तो आप सबके सामने है पहले कंडक्टिवली कंपनसेटेड वाइंडिंग। कंडक्टिवली मतलब यही है कंडक्ट, उसमें करंट का कंडक्शन होगा और इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड होगा। तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ये है सबका मोटर और जनरेटर। जनरेटर कैसे, यहाँ पे क्रॉस है, यहाँ पे डॉट है, इस चीज़ को देख करके आप लोग पहचान लिया करिए। और पोल शू है ये, ठीक है। और आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि पोल के ऊपर आप सभी की वाइंडिंग रखी गई है। यहाँ से देखिए ये डॉट मतलब यहाँ से वाइंडिंग आ रहा है बाहर, और यहाँ क्रॉस मतलब यहाँ से करंट इंटर कर रहे हैं, यहाँ से करंट बाहर आ रहे हैं, ठीक। तो ये देखिए कैसे आर्मेचर के फ्लक्स को कम करेगा। तो आप सभी जानते हैं जनरेटर केस में यहाँ पे क्रॉस है, तो ये क्रॉस मतलब एंटी क्लॉकवाइज फ्लक्स बनेगा और डॉट मतलब क्लॉकवाइज फ्लक्स बनेगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार। तो ये ओवरऑल नीचे आता है, तो ये कम कैसे करेगा, यहाँ पे डॉट कर दिए तो डॉट अपोजिट बनेगा, ठीक है। और अपोजिट बनेगा तो आप क्रॉस देखिए कैसे बन रहा है, क्रॉस सॉरी फ्रेंड्स क्रॉस रोटेशन के डायरेक्शन में बनता है तो क्लॉकवाइज बनता है। तो ये एक दूसरे से कटेंगे यहाँ पे इसी प्रकार। यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे क्रॉस है, तो डॉट एंटी क्लॉकवाइज बना और क्रॉस क्लॉकवाइज बनेगा, ठीक है। तो क्लॉकवाइज जब बनेगा इसको भी यहाँ पे एक कट करेगा, तो ओवरऑल यहाँ पे जो आर्मेचर का फ्लक्स है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो आप वही देखिए कंडक्टिवली कंपनसेटेड वाइंडिंग। कंडक्टिवली कंपनसेटेड वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द आर्मेचर, हेंस द सम करंट इज फ्लोइंग विद द कंपनसेटेड वाइंडिंग बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो कंपनसेटेड वाइंडिंग में भी एक फील्ड प्रोड्यूस होगी, लेकिन जो आर्मेचर का फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसके जस्ट अपोजिट होगा। इट अपोजिट और न्यूट्रलाइज द आर्मेचर एमएमएफ इन द पोल शू रीजन। तो ये पोल शू रीजन में आर्मेचर एमएमएफ की वैल्यू को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। अगर हम देखें सर्किट के थ्रू तो कुछ इस प्रकार का होता है आप सभी का कंपनसेटेड वाइंडिंग, मतलब कंडक्टिवली कंपनसेटेड वाइंडिंग। अब हम बात करते हैं इंडक्टिवली कंपनसेटेड वाइंडिंग की। तो है आप सबके सामने इंडक्टिवली कंपनसेटेड वाइंडिंग, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता है। कंपनसेटेड वाइंडिंग को हम पोल फेस पे रखते हैं, लेकिन इसको आपस में शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार आप सबको दिख रहा होगा। आगे आइए इसका कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं। इंडक्टिवली कंपनसेटेड वाइंडिंग आर आल्सो प्लेस्ड इन द पोल फेस बट इट इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद द आर्मेचर। तो इंडक्टिवली कंपनसेटेड वाइंडिंग भी पोल फेस पे रखी जाती है, लेकिन ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता है, ठीक है, आर्मेचर के कंडक्टर से, ठीक। आर्मेचर जो समझ रहे होंगे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता आर्मेचर से, बाकी कंडक्टिवली क्या था वो आर्मेचर से डायरेक्टली कनेक्टेड था। आगे देखिए इंडक्टिवली कंपनसेटेड वाइंडिंग इज शॉर्ट सर्किट इन द पोल फेस। तो इंडक्टिवली कंपनसेटेड वाइंडिंग क्या होता है कि शॉर्ट सर्किट होता है, पोल फेस पे शॉर्ट सर्किट होता है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इंडक्टिवली कंपनसेटेड वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट है इसके पोल फेस पे, ठीक है। बाई फैराडे लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देयर इज एन। तो फैराडे लॉ के हिसाब से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के हिसाब से आप सभी जानते हैं कोई भी चीज़ हो अगर शॉर्ट सर्किट है वहाँ पे फ्लक्स है ऑलरेडी और शॉर्ट सर्किट है वहाँ पे रोटेशन आप कराएंगे तो उसके कारण फ्लक्स कटेगी, ईएमएफ रिड्यूस होगा, ईएमएफ रिड्यूस होने के कारण वहाँ पे एक शॉर्ट सर्किट करंट का फ्लो होगा। तो वही चीज़ है, आगे देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग ख़त्म करते हैं जल्दी से इसको आज का लेक्चर। Induced EMF in it, and since it is short circuit, hence there is an induced current flowing in it, and as per Lenz law, induced EMF always opposed and by this armature EMF neutralized, ठीक है। तो इस शॉर्ट सर्किट कारण एक इंड्यूस्ड EMF करंट फ्लो होगा जिसके कारण लेंज लॉ के हिसाब से उसमें उसका भी एक अपना फील्ड प्रोड्यूस होगा, आर्मेचर मतलब EMF बनेगा और जो अपोजिट होता है किसके, आर्मेचर EMF के, ठीक। तो वही चीज़ है ये मतलब ठीक है, वहाँ तक तो आप समझ चुके होंगे। ये चीज़ है कि अभी तक तो चलिए हम लोग आर्मेचर के फ्लक्स से सारा चीज़ देख रहे थे, उसकी फ्लक्स की वैल्यू कम ज़्यादा करके इफेक्ट को कम कर रहे थे, ठीक। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, मेन फील्ड फ्लक्स की वैल्यू को स्ट्रॉन्ग करके देखेंगे। तो यह है आर्मेचर फ्लक्स यहाँ तक आ रही है, ये मेन फील्ड फ्लक्स है जो अभी यहाँ तक थी, जिसकी वजह से रिजल्टेंट फ्लक्स यहाँ पे आ रहा था और MN ओवरऑल यहाँ पे बन रहा था, ठीक। लेकिन अब हम लोग क्या किए, मेन फील्ड फ्लक्स की वैल्यू को स्ट्रॉन्ग कर दिए, बढ़ा दिए, मतलब जो अभी यहाँ तक थी उसको यहाँ तक कर दिए। तो रिजल्टेंट अपने लोग जब निकालेंगे तो वो यहाँ आएगा कुछ इस प्रकार। और इसका आप सभी जानते हैं कि MN क्या होता है, रिजल्टेंट फ्लक्स के परपेंडिकुलर होता है। तो अब जो अभी यहाँ तक MN था
अब जो हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग मेन फील्ड को बना दिए, तो अब इसका फ्लक्स यहाँ तक आएगा, जिसकी वजह से रिजल्टेंट फ्लक्स यहाँ तक आएगा और आपका एमएनए अब देखिए जीएनए की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, तो इससे भी स्पार्किंग कम होती है और कम्यूटेशन अच्छा होता है। ठीक, तो आगे देखिए, इफ़ वी यूज्ड ए स्ट्रॉन्ग मेन फील्ड, अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग मेन फील्ड यूज करते हैं तो क्या होगा, तो वही चीज़ जो भी जस्ट हम बोले हैं सारा वही लिखे हैं। देखिए, यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग मेन फील्ड during the design of a DC machine, it should be ensured that the main field EMF is sufficient strong in comparison to full load armature EMF greater than ratio of main field EMF to the full load armature EMF less is the distortion by armature cross flux। तो मेन फील्ड फ्लक्स आर्मेचर फ्लक्स की जो वैल्यू होती है, रेशियो होता है, ज़्यादा हो जाता है, मीन्स रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर क्रॉस फ्लक्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो वही चीज़ जो बोले थे वही चीज़ हम लिखे थे। तो क्या मतलब, एक बार इंग्लिश को हिंदी में बताना, उतना तो आप समझ ही गए होंगे, अगर नहीं समझें तो वीडियो को फिर से दोबारा देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक, आगे देखिए, रिडक्शन ऑफ आर्मेचर फ्लक्स। तो आर्मेचर फ्लक्स की वैल्यू को कम करने के लिए और मेथड है, जैसे कि रिलैक्टेंस की वैल्यू आप बढ़ा सकते हैं। तो 5 बराबर होता है MF अपॉन रिलैक्टेंस। अगर रिलैक्टेंस की वैल्यू बढ़ा देंगे तो फ्लक्स की वैल्यू भी घट जाती है। और रिलैक्टेंस की वैल्यू आप बढ़ाएंगे कैसे, अगर आप जानते हैं एयर गैप की वैल्यू बढ़ा दिया जाए तो रिलक्टेंस की वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। तो एयर गैप की वैल्यू बढ़ाने के लिए अपने लोग करते क्या है ना, कि पोल शू और पोल कोर आपको दिख रहा होगा, इसमें हम लोग एयर गैप कर देते हैं, ऐसे स्लॉट बना देते हैं, छेद कर देते हैं। ठीक, ऐसे कुछ जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये जो रेड वाले हैं ना, ये एयर गैप है। इसमें एयर गैप बढ़ा लगाने का सेंस यही है कि अगर आप रिलक्टेंस की वैल्यू बढ़ा देंगे तो आर्मेचर के फ्लक्स जो है उसकी वैल्यू घट जाएगी। जो आर्मेचर का फ्लक्स घट जाएगा फ्रेंड्स, तो सभी जानते हैं आर्मेचर जो अभी यहाँ तक आ रहा है, इसका फ्लक्स अगर यहाँ तक हो गया तो इसका रिजल्टेंट अभी जो देखिए यहाँ पे अगर निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा, लेकिन अभी जब कम कर देंगे तो इधर आएगा और एमएनए शिफ्ट हो जाएगा जीएनए की तरफ, जिसके कारण स्पार्किंग कम होगी और उसका कम्यूटेशन बेटर होगा पहले के अपेक्षा। तो वही चीज़ है, एयर गैप बढ़ने से फ्लक्स के पाथ का रिलक्टेंस बढ़ेगा, जिससे दिस मेथड suitable to reduce the armature cross flux by creating the more reluctance in the path of armature। इस मेथड का यूज करके हम लोग क्रॉस फ्लक्स की वैल्यू को कम कर सकते हैं। और कैसे कम करेंगे, ज़्यादा रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड करके। ज़्यादा रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड कैसे करेंगे, एयर गैप की वैल्यू बढ़ा करके। एयर गैप की वैल्यू कैसे हम लोग बढ़ाएंगे, पोल कोर में एयर गैप करेंगे छेद करके। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए, flux without reducing the armature field flux noticeably, this can be obtained by using field pole limitation having several rectangular holes punched in them। ठीक है, समझ रहे होंगे इंग्लिश कि this can be obtained by using flux pole limitation having several rectangular holes। several rectangular holes मतलब कई several बहुत ज़्यादा होल्स बनाते हैं, किसमें, punched in them मतलब पोल कोर में। ठीक, पंच्ड कर देते हैं या फिर बनाते हैं। ठीक, आगे देखिए, बाई पंचिंग द रेक्टेंगुलर होल्स एयर गैप इज इंट्रोड्यूस्ड इन द पाथ ऑफ आर्मेचर फ्लक्स एंड इंक्रीज द रिलक्टेंस ऑफ द फील्ड पाथ। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस आर्मेचर क्रॉस फ्लक्स इज रिड्यूज कॉन्सिडरेबली वेयर्स द मेन फील्ड फ्लक्स रिमेन्स ऑलमोस्ट अनअफेक्टेड। ठीक है फ्रेंड्स, तो वही चीज़ है कि रिलक्टेंस हम बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से आपसे का फ्लक्स की वैल्यू कम आएगा। फ्लक्स की वैल्यू कम आएगा तो रिजल्टेंट फ्लक्स क्वाड्रेचर एक्सिस की तरफ शिफ्ट करेगा, जिसकी वजह से एमएनए जीएनए की तरफ शिफ्ट करेगा, मतलब जीएनए के पास आएगा, जिसकी वजह से स्पार्किंग कम होगा और कम्यूटेशन अच्छा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चल बढ़ते हैं हम लोग। यूज ऑफ हाई रिलक्टेंस पोल टिप। तो हाई रिलक्टेंस पोल टिप का भी कॉन्सेप्ट सेम यही है, जस्ट अभी जो हम बताएं इसका भी यूज करके हम लोग रिजल्टेंट फ्लक्स की वैल्यू कम करते हैं। आर्मेचर का मतलब आर्मेचर का जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू कम करते हैं, बाकी सब वही सेम। एमएनए कम शिफ्ट होगा, जिनने से स्पार्किंग कम होगी, कम्यूटेशन अच्छा होगा, वही चीज़ हम लिखे हैं। ये पहले थोड़ा सा क्लू देने का मतलब बस ये रहता है कि जब चीज़ें को हम पढ़ने लगे, रीड करने लगे, तो आप चीज़ों को पकड़े रहें, तार आपका छोड़ ना दे। ठीक, आगे देखिए, इफ़ द रिलक्टेंस ऑफ द पोल टिप्स इज इंक्रीज देन द मैग्नीट्यूड ऑफ आर्मेचर क्रॉस फ्लक्स इज रिड्यूज एंड द distortion of the resultant flux density wave is minimized। The reluctance of the pole tip can be increased by using chamfered or eccentric pole shoe। तो chamfered का मतलब क्या है कि जो अभी तक आप ऐसे बना रहे थे, तो इसमें आप देख रहे होंगे कि एयर गैप कम आपको दिख रहा होगा। तो ठीक है, इसको चैम्फर्ड कर देने का मतलब है कुछ इस प्रकार, जो अभी तक ये ऐसे नुकीला था उसको अगर आप कट करके ऐसा बना दें तो ये आप सबका चैम्फर्ड आकार हो जाएगा। चैम्फर्ड आकार करने से एयर गैप ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से रिलक्टेंस की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। रिलक्टेंस वैल्यू ज़्यादा होने के कारण फ्लक्स की वैल्यू
कम हो जाएगी, फ्लक्स वैल्यू कम होने के कारण रिजल्टेंट फ्लक्स क्वाड्रेचर एक्सिस की तरफ शिफ्ट करेगा, जिसकी वजह से एमएनए जीएनए की तरफ जाएगा और एयर गैप जीएनए की तरफ जाने के कारण स्पार्किंग कम होगी और कम्यूटेशन अच्छा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे देखिए आप लोग इसेंट्रिक, तो एयर गैप देखिए यहाँ पे आपको चैम्फर्ड कर देने से एयर गैप की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। अनचैम्फर्ड ये है, मतलब बिना चैम्फर्ड वाला ये है डायग्राम पोल सू पोल कोर का, और चैम्फर्ड कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा एयर गैप बढ़ जाता है। ज़्यादा एयर गैप मीन्स हाई रिलेक्टेंस, हाई रिलेक्टेंस अब क्या होगा तो आप बता ही चुके हैं। तो चलिए लगभग अब लास्ट अब ख़त्म होने वाला है आज का लेक्चर, बाकी आगे हम लाएंगे। देखिए मशीन को ना बहुत अच्छे से ख़त्म करने वाले हैं, कहने का मतलब है हो सकता है बहुत सारे लेक्चर लाएं, अभी आप सबका एग्जाम आने में बहुत समय है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कंटिन्यू फॉलो करते रहिए। हम आप सभी के लिए रोज़ एक एक पार्ट वीडियो डालते रहेंगे, और पहले तो डीसी मशीन को एकदम अच्छे से क्लियर करेंगे, उसके बाद ट्रांसफार्मर की तरफ बढ़ेंगे, उसको भी बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक, तो बस आप लोग हमें कंटिन्यू फॉलो करते रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और उन सभी दोस्तों के पास जो आपके फ्रेंड्स पूरे सेमेस्टर पढ़ाई नहीं किए, आप वो हमारे वीडियो को ओनली वन फॉलो करके सेमेस्टर में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं बड़े आराम से। बाकी हाँ, बहुत सारे लड़कों को कमेंट आ रहा था एनएएस पे वीडियो बनाने के लिए, तो उसका पीडीएफ हम मंगा चुके हैं क्वांटम का। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम बहुत जल्द टिक कराने वाले हैं, हो सकता है आज शाम को टिक करा देंगे, उसको भी अपलोड कर देंगे। तो उस वीडियो को आप लोग पूरा जल्दी से सीन कर लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग क्वांटम में टिक कर लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग स्टडी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक, मेथड ऑफ लिमिटिंग द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, तो आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट को कम करने के क्या क्या मेथड है। तो आर्मेचर रिएक्शन को कम करने का तरीका देखिए, पहला तरीका है बाय यूजिंग द रिलेक्टेंस पोल टिप, और दूसरा तरीका है बाय रिडक्शन ऑफ आर्मेचर फ्लक्स, तीसरा तरीका है बाय यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग मेन फील्ड फ्लक्स, चौथा तरीका है बाय यूज ऑफ इंटरपोल कंपोल कम्यूटेटिंग पोल्स, पांचवा तरीका है बाय यूज ऑफ कंपनसेटेड वाइंडिंग। कंपनसेटेड वाइंडिंग दो प्रकार का होता है, कंडक्टिवली कंपनसेटेड वाइंडिंग और इंडक्टिवली कंपनसेटेड वाइंडिंग। और इसको देख लीजिए, आज का लेक्चर चलिए यहीं पे एंड करते हैं हम लोग। आर्मेचर रिएक्शन के दुष्प्रभाव क्या है, तो इंक्रीज द इन आयरन लॉसेस, आर्मेचर रिएक्शन के कारण आयरन लॉसेस ज़्यादा होता है, पुअर कम्यूटेशन होता है, स्पार्किंग होता है ब्रूसेस पे, स्पार्किंग एट द ब्रूसेस, और कास्ट ऑफ फील्ड वाइंडिंग का कॉस्ट बढ़ जाता है। ठीक, तो ये रहे आज के लेक्चर, बाकी आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो आप लोग बताना देख सकते हैं आप लोग। तो बस थोड़ा थोड़ा पार्ट वीडियो लाएंगे, क्योंकि एक साथ अगर चीज़ दे देंगे, वैसे भी देख रहे हैं 50 मिनट हो चुका है। तो चलिए इतना आप लोग क्लियर कीजिए, आगे भी नेक्स्ट पार्ट में वीडियो लाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो के साथ एक नए जोश के साथ। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, सी यू सून नेक्स्ट टाइम। और लास्ट में फ्रेंड्स ये कहना चाहेंगे, टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस लिंक पर क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और आपके पास अगर क्वांटम नहीं है तो वहाँ पे हमने ग्रुप में सभी सब्जेक्ट का क्वांटम का पीडीएफ ऑलरेडी सेंड कर रखा है, तो वहाँ से जाकर के क्वांटम भी ले सकते हैं। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतने, बाकी फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ एक नए जोश के साथ। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, सी यू सून नेक्स्ट टाइम।